हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th का एनसीईआरटी पालमपुर गांव की कहानी पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स से। उससे 50 हम लोग अति महत्वपूर्ण वन लाइनर परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो पहला भाग में हम लोग उत्पादन के कारक एवं मूलभूत अवधारणाएं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री को कवर करवाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। तो वहाँ पर जो है वो कृषि हुआ करती थी। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिसकी लोगों को आवश्यकता होती है, उस वह जो है उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होता है। उत्पादन के 4 आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के जो है वो कितने आवश्यक कारक होते हैं, तो 4। कौन कौन सा। भूमि होना चाहिए यानी कि जमीन, श्रम यानी कि जो लेबर, भौतिक पूंजी यानी कि पैसा, और मानव पूंजी जो है वो होना चाहिए। मानव पूंजी का मतलब वही जो आपका जो काम करने वाले हों। भौतिक पूंजी के 2 प्रकार होते हैं, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी होते हैं। अस्थाई पूंजी जिसको फिक्स्ड कैपिटल के 2 उदाहरण आपके कौन कौन से हैं। तो औजार हुआ, मशीन यानी कि मशीन हुआ, और भवन, ये जो है फिक्स्ड कैपिटल के उदाहरण है। कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे। तो कच्चा माल और जो नगद पैसा यानी कि मुद्रा है वो आपका वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आएगा। तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा तो कि फिक्स्ड कैपिटल में कौन कौन सा आएगा और वर्किंग कैपिटल में कौन सा आएगा। मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल से क्या मतलब है, यानी कि तात्पर्य है उत्पादन में भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ उपयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान और जो उद्यम होता है उसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यानी कि उत्पादन में भूमि की ज़रूरत पड़ती है, श्रम की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, उसका जो आवश्यक ज्ञान और उद्यम होता है उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। तो लगभग 75% लोग। पालमपुर में भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। तो हेक्टेयर है। स्थानीय भाषा में बिगहा यानी या फिर गुट्ठा जो है वो आदि कहा जाता है। 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। दूसरे भाग में हम लोग कृषि पद्धतियाँ और भूमि का उपयोग पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी आता है, वो हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहुविध फसल प्रणाली यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाना ही जो है वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। पालमपुर के किसान खरीफ मौसम में कौन सी फसलें उगाते हैं। तो ज्वार और बाजरा। पशुओं के चारे के लिए जो है वो खरीफ के समय में ज्वार और बाजरा उगाया जाता था। पालमपुर में रबी के मौसम में कौन सा मुख्य फसल उगाई जाती है। तो गेहूँ। तो ये भी याद रखिएगा कि रबी का फसल जो है वो कौन सा सर्दी के मौसम में होता है, और वो गेहूँ हुआ, चना हुआ, ये सारा जो है वो उगता है। पालमपुर में बरसात और सर्दी के मौसम के बीच यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो आलू। पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो बिजली से चलने वाले नलकूप यानी कि ट्यूबवेल। पालमपुर में सिंचाई व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किस कारण आया। तो बिजली के जल्दी आ जाने के कारण। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कब आया था। तो 1960 के दशक में जो है वो आया था। हरित क्रांति का मुख्य संबंध किन फसलों के उत्पादन से था। तो गेहूं और चावल से जो है वो आपका था। और वर्गीस कुरियन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और नॉर्मन बोरलॉग जो है वो वर्ल्ड भर में कहे जाते हैं हरित क्रांति का जनक। HYV बीजों का पूर्ण रूप क्या है। तो हाई याल्डिंग वैरायटीज, उच्च उपज देने वाली बीज। पारंपरिक बीजों की तुलना में HYV बीजों की क्या विशेषता थी। तो इनसे एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन जो है वो आपका होता था। अगला भाग है, इसमें हम लोग हरित क्रांति के प्रभाव एवं भूमि की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। भारत में सबसे पहले किन राज्यों के किसानों ने आधुनिक कृषि
उर्वरकों का प्रयोग किया था तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है ये हुआ था। यानी कि कह सकते हैं हरित क्रांति सबसे पहले यहीं पर आया था। आधुनिक कृषि तरीकों के लिए किन संसाधनों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो रासायनिक उर्वरक की, कीटनाशक की, HYV बीज और अधिक पानी की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। हरित क्रांति का मिट्टी की उर्वरता पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक जो उर्वरता कम हो गई, यानी कि जो फर्टिलाइज़र जो होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिट्टी में, वो धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि उसमें कीटनाशक हम लोग ज़्यादा डाल रहे थे। और अभी भी जो है वो फिलहाल उसी के तर्ज पर जो है वो किया जाता है। जैसे खाद वगैरह जो दिया जाता है नाइट्रोजन फॉस्फेट वाला, जो जिसको डाई यूरिया कहते हैं। नलकूपों द्वारा सतत सिंचाई का जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भूमिगत जो जल का स्तर जो है वो आपका गिर गया। जितने नलकूप, यानी कि जो कह सकते हैं ट्यूबवेल वगैरह जब हुआ तो जो भूमिगत जल का स्तर है ग्राउंड वाटर का, वो धीरे धीरे लेवल कम हो गया। जैसे अभी के समय में मोटर वगैरह हर घर में रहता है तो जो कल वाला चापाकल होता है वो गर्मियों के दिन में नहीं चल पाता है। पालमपुर में कुल कितने परिवार रहते थे? तो लगभग 450 परिवार जो है वो रहते थे। पालमपुर में भूमि का वितरण कैसे हुआ? तो असमान, यानी कि 150 परिवारों के पास भूमि नहीं है जबकि 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से जो है आपका कम भूमि है। पालमपुर में दलितों यानी कि अनुसूचित जाति की आबादी कितनी है? तो कुल आबादी का 1/3, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसका 1/3, यानी कि लगभग 33 लोग जो है वो वहाँ पर क्या थे? तो अनुसूचित जाति थे, यानी कि दलित थे। पालमपुर के छोटे किसानों से क्या तात्पर्य है? तो वे किसान जो 2 हेक्टेयर से कम की भूमि पर खेती करते हैं वो छोटे किसान हैं। पालमपुर में मध्यम और बड़े किसानों के पास कितनी भूमि थी? तो 2 हेक्टेयर से अधिक, कुछ के पास 10 हेक्टेयर या उससे भी अधिक को जो है वो मध्यम या फिर बड़े किसान उनको कहा जाता था। मंझौले और बड़े किसान खेती के लिए श्रम कहाँ से प्राप्त करते थे? तो वे भूमिहीन और छोटे किसानों को किराए पर, यानी कि मजदूरी पर जो है वो काम पर रखते हैं। चौथा भाग में हम लोग जो है वो श्रम, पूंजी और अधिशेष के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। अधिशेष का मतलब सरप्लस। खेतीहर मजदूरों को मजदूरी किस रूप में मिलती है? तो नगद पैसा या फिर वस्तु जैसे अनाज या भोजन के रूप में जो है वो खेतीहर मजदूरों को मजदूरी दिया जाता था। कहाँ पर? पालमपुर गांव में। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी की तुलना में पालमपुर के मजदूरों को कम पैसा क्यों मिलता था? तो मजदूरों के बीच काम पाने के लिए जो है वो भारी प्रतिस्पर्धा, यानी कि होड़ के कारण, यानी कि कह सकते हैं कि काम कम है लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर पैसा कम हो अगर दिया जाएगा और लोग ज़्यादा हैं तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। जहाँ पर 500 रुपये में जो है वो काम होता है लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा है, काम कम है, तो वहाँ पर 300 पर भी लोग काम करते हैं। पालमपुर का एक प्रसिद्ध खेतिहर मजदूर कौन है जिसका उल्लेख NCERT में है? तो डाला और राम कली के बारे में जो है वो पालमपुर गांव के प्रसिद्ध खेतिहर मजदूर के बारे में बताया गया है। छोटे किसानों को खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था कहाँ से करनी पड़ती है? तो बड़े किसान, साहूकार, व्यापारियों से ऊंची ब्याज दर पर जो है वो ऋण, यानी कि कर्ज लेकर के। मंझौले और बड़े किसान अपनी पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं? तो अपनी पिछली खेती की बचत, यानी कि सेविंग से। अधिशेष कृषि उत्पाद, यानी कि सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर का क्या अर्थ है? उत्पादन का वह भाग जो किसान अपने परिवार के उपभोग के बाद बाजार में बेचने के लिए बचाते हैं उसी को सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहा जाता है। जैसे आपके घर में भी जो है वो अगर खेती वगैरह होता होगा तो कुछ जो है वो हम लोग अपने खाने के लिए रख लेते हैं और फिर उसमें से अगर मान लीजिए ज़्यादा अगर है तो उसको अगर हम लोग बेच देंगे तो उसी को सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहा जाएगा। छोटे किसान बाजार में बहुत कम अधिशेष क्यों बेच पाते हैं? क्योंकि उनका कुल उत्पादन ही कम होता है और अधिकतर भाग परिवार के उपभोक्ता में जो है वो उपभोग में चला जाता है। पालमपुर के बड़े किसान अपना अधिशेष अनाज कहाँ बेचते हैं? तो रायगंज के बाजार में। पालमपुर से सबसे नज़दीकी बड़ा गांव कौन सा है? तो रायगंज, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। पालमपुर के निकटतम छोटे कस्बी शहर का नाम क्या है? तो शाहपुर आपका है।
अगला जो है वो 5 नंबर भाग में हम लोग गैर कृषि क्रिया के बारे में यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हैं? तो लगभग 25%, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा कि 75% लोग जो है वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। पालमपुर में मुख्य गैर कृषि गतिविधियाँ कौन कौन सी है? तो डेयरी यानी कि जो दूध उत्पादन वाला होता है, लघु स्तरीय निर्माण यानी कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, दुकानदारी और परिवहन। पालमपुर में दूध का व्यापार किस बड़े गांव में किया जाता है? तो रायगंज में। मिश्री लाल का मुख्य गैर कृषि व्यवसाय क्या है? तो गुड़ बनाने का काम यानी कि गन्ना जो है वो पेरने की मशीन जो है वो आपका चलाना का काम जो है वो था किसका? मिश्री लाल का मुख्य गैर कृषि व्यवसाय। करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र खोला था? तो कंप्यूटर केंद्र यानी कि कंप्यूटर क्लास। पालमपुर में दुकानदार सामान कहाँ से खरीद कर लाते हैं? तो शहरों के थोक बाजार से। पालमपुर में परिवहन के कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं? तो रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और बैलगाड़ी जो है वहाँ पर उपलब्ध है। किशोर ने अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए बैंक से ऋण लेकर क्या खरीदा? तो एक भैंस, जिससे उसने डेयरी और परिवहन का काम जो है वो शुरू किया। गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कम ब्याज पर ऋण, बाजार की उपलब्धता और परिवहन और सड़क सुविधा। पालमपुर गांव की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि उत्पादन बढ़ने के लिए आधुनिक तरीकों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और गैर कृषि रोजगार का विकास आवश्यक है। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग जो है वो क्या करें कि सिर्फ कृषि पर जो है वो सारे के सारे लोग जो है वो आपके निर्भर रहे, या फिर कृषि को छोड़ करके सिर्फ गैर कृषि पर ही निर्भर रहे। ऐसा जो है वो करने से कह सकते हैं कि एक प्रकार के जो है वो लोगों का कह सकते हैं कि बेनिफिट होगा। और हमको समय समय के साथ जो है वो बदलना है, क्योंकि आधुनिक तरीका से अगर आप नहीं कोई भी काम करेंगे तो आगे जा करके आपको जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोगों ने जो है वो क्लास 9th का जो सिविक्स का चैप्टर नंबर, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 था पालमपुर गांव की कहानी, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है इसका एनसीईआरटी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।